हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एचटेट पीआरटी जो 2021 का हुआ था उसका मैथ का सेक्शन। दोस्तों, मैं एचटेट पीआरटी पर 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर आपसे एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियोज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एचटेट करके, उस पर सारी वीडियो सीरियल में मिलेंगी आपको। वीडियो सारी जरूर देखें। अगर आप एस्टेट पीआरटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो जरूरी है आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर जरूर लगा लें। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपको मैथ समझ आएगा कि किस लेवल का रहा है, आपको कहाँ से कितना पढ़ना है। दूसरा, अगर आप मेरे साथ पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन करोगे तो आपको एक बेस्ट अप्रोच पता चलेगी जो आपने एग्जाम में लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एस्टेट पीआरटी में क्वेश्चनों का लेवल तो बड़ा है लेकिन आज भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपके 40 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आते हैं जो आप बहुत जल्दी और इजी तरीके से कर सकते हो और इजीली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैथ का अच्छा खासा रोल है। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन मेरे साथ लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि मैथ कितना आसान है और किस बेस्ट अप्रोच से करना चाहिए। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन हम एक ही फार्मूले से करेंगे जो हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला है, और वो फार्मूला है साधारण ब्याज जो होता है वो निकलता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये आपका एक बेसिक फार्मूला है, इसी पे ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा, एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है कि कोई पैसा है जो 8 साल में डबल हो जा रहा है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताओ जिससे वो डबल हो रहा है। ऐसे में आपने क्या करना है, जो जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है पहले उसको इसमें पुट करो, उसके बाद जो हमें निकालना है वो अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी तरफ से मूलधन मान लिया 1 यूनिट। भाई हमारे पास जो राशि थी वो 1 यूनिट थी और वो 8 वर्ष में डबल हो गई है, यानी कि अमाउंट जो है जिसको हम मिश्रधन बोलते हैं वो 2 यूनिट हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई थी, 8 वर्ष दिए हुए थे और ये बताया गया था कि राशि जो है 8 वर्ष में वो डबल होगी है। यानी कि अगर मैं मूलधन 1 यूनिट मान लेता हूं तो मिश्रधन जो है आपका वो 2 यूनिट हो जाएगा। और ब्याज जो होता है ना वो मूलधन और मिश्रधन का अंतर ही होता है, और वो आ गया है आपका 1 यूनिट। अब इस फार्मूले में जो जो वैल्यू है हमारे पास वो रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले साधारण ब्याज वो आ गया है हमारा 1 यूनिट, मूलधन हमने माना था 1 यूनिट, रेट हमने निकालना है उसको ऐसे कैसे लिख लिया, टाइम जो है वो 8 वर्ष है और 100 ऐसे कैसे। बस आपने आर की वैल्यू निकालनी थी, वो आ गई है। ये 100 ऊपर चला गया, इधर गुणा में आ गया, 8 इधर भाग में आ गया, और ये आ गया आपका रेट। इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 12.5% आ जाएगा आपका। ये निकल गया है आपका रेट। सिर्फ बेसिक फार्मूला था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हमने अपनी तरफ से सही तरीके से माना है और आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस का है। ए मैन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, हिज गेन परसेंटेज। आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है प्रॉफिट लॉस का, जिसमें सिर्फ आपको क्वांटिटी दे रखी होती है, प्राइस नहीं दे रखा होता। ऐसे में हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लेते हैं। मैंने ये मान लिया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य तो है सीपी और एक वस्तु का विक्रय मूल्य है एसपी। क्रय मूल्य को मैंने सीपी मान लिया एक वस्तु का, और एक वस्तु के विक्रय मूल्य को एसपी मान लिया। क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 320 आम बेचता है 400 आम के क्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब 400 आम का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 320 आम के विक्रय मूल्य के। बस ये आपने एक इक्वेशन लिखनी होती है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक आम का क्रय मूल्य मान लिया सीपी, एक आम का विक्रय मूल्य मान लिया एसपी। क्वेश्चन में बोला गया था कि वो 320 आम बेचता है किसके बराबर, 400 आम के क्रय मूल्य के। एक आम का अगर सीपी है तो 400 का हो जाएगा 400 सीपी। अगर एक आम का विक्रय मूल्य एसपी है तो 320 का हो जाएगा 320 गुणा एसपी। बस यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेना है। जीरो से जीरो कैंसिल होगी, इसको काट दो आप,
8 से 8 5 40, 8 4 32, ये आ गया है CP गुणा में 4 बराबर SP गुणा में 4, ये यहाँ पर 5 है भाई, सॉरी। जब यहाँ पर रेशियो आ जाता है आपका, तो ये मान के चलेंगे हम, जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 5 यूनिट है और जो क्रय मूल्य है वो 4 यूनिट है। हमारा विक्रय मूल्य तो 5 यूनिट है और क्रय मूल्य 4 यूनिट है, तो आपको पता चल गया है, लाभ हो गया है। एक वस्तु को आपने 4 यूनिट में खरीदा और 5 यूनिट में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट हो गया है। और प्रॉफिट हो गया है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, 1 यूनिट का आपका प्रॉफिट हो गया है। आपने निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? जो प्रॉफिट हुआ है बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 4 यूनिट, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दिया और आपका आंसर आ गया है 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई एक चीज और भी है, मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें लगभग इन्हीं टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप सारे क्वेश्चन देख लोगे ना तो ये कुछ टाइप तो आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ये बोला गया है ए किसी काम को 24 दिनों में करता है। फिर आगे दिया गया है बी इफ बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए से 60% मोर एफिशिएंट है। कहने का मतलब ए और बी दो पर्सन है, बी जो है ना वो ए से काम करने में 60% ज्यादा एफिशिएंट है। अगर ए 100% एफिशिएंट है तो बी जो है वो इससे 60 ज्यादा है, यानी कि 160% एफिशिएंट है। यहां से हम क्या करेंगे, इनका रेशो बना लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। उन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है, वो आ गया है 5:8। किसका? ए और बी का। अब मैंने टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ाया है, उसमें डिटेल से बताया है आपको। अगर काम सेम है, ए ने भी वही काम किया है और बी ने भी वही काम किया है, तो ऐसे में जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है ना, उसका उल्टा उस काम को करने में लिए गए समय का रेशियो होता है। तो इसका उल्टा अगर मैं कर रहा हूं तो 8:5 आ रहा है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 5:8 था तो टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि काम जो है वो कांस्टेंट है, ए ने भी वही काम किया है और बी ने भी वही काम किया है। फिर आपसे आगे पूछा गया है देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? ए करता है 8 यूनिट में और बी करता है 5 यूनिट में। लेकिन ए 8 यूनिट में तो कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि वो 24 दिन में कर रहा है। इसका मतलब हमारी जो 8 यूनिट है ना वो 24 दिन के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? जैसे ही यूनिट घटती है तो ये 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो 24 को 8 से भाग कर दिया, ये आ गया है 3। 1 यूनिट का मान आ गया 3। हमने बताना था बी कितने समय में करता है, बी करता है 5 यूनिट में। तो 5 यूनिट का मान निकाल देंगे, जैसे ही यूनिट बढ़ती है तो गुणा हो जाता है। तो 5 गुणा 3 15 आ गया है। इसका मतलब बी अगर अकेला काम को करेगा तो 15 दिन में कर देगा। तीसरा आपका ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई देखिए ऐसा है, मेरा क्वेश्चन कराते समय आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मोटिव नहीं होता, बस फटाफट क्वेश्चन करने हैं। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी, बस आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड एक्सीड्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाय। क्वेश्चन ये आपका परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब एक वर्ग है। वर्ग वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को बढ़ा दिया गया है। लेंथ को 30% से इंक्रीज कर दिया है और ब्रेड्थ को 20% से इंक्रीज कर दिया है। अगर इसकी दोनों साइड को सेम परसेंट से इंक्रीज करते तो ये स्क्वायर स्क्वायर ही रहता, लेकिन अब इसकी ये साइड तो 30% से इंक्रीज कर दी और ये 20% से। इसका मतलब इसकी सारी साइड इक्वल नहीं रही, अब ये रेक्टेंगल हो गया है, आयत हो गया है। आपसे पूछा है कि जो आयत बन गया है अब ये, इसका क्षेत्रफल उस स्क्वायर के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है, ये पूछा गया है आपसे। पहले तो क्वेश्चन में आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब क्वेश्चन में आपको सिर्फ परसेंटेज या रेशो दे रखा है और कोई भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं दे रखी,
तो ऐसे में क्वेश्चन पे ओरिजिनल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ रेशियो या परसेंटेज में आपका आंसर आ जाता है। अब यहां पर जब एक आकृति की दो भुजाओं को, इसको 30% से बढ़ा दिया, इसको 20% से बढ़ा दिया, तो आप टोटल परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, जिसका फार्मूला होता है हमारा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। ये फार्मूला है आपका परसेंटेज चेंज निकालने का। कहने का मतलब एक चतुर्भुज थी जिसकी एक भुजा को 30% बढ़ा दिया और दूसरी भुजा को 20% बढ़ा दिया, इससे टोटल परसेंटेज चेंज कितना आया वो बताया जाएगा। उसका फार्मूला है ये, ए का मतलब पहला इंक्रीज, बी का मतलब दूसरा, वो रख दीजिए इसमें। ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणा में 20 बटे में 100। 30 20 50, जीरो से कैंसिल जीरो, जीरो से कैंसिल जीरो, 3 दूनी 6। इस तरीके से जो आपका परसेंटेज चेंज आया वो आया है 56%। कहने का मतलब पहले जो आकृति थी और अब जो आकृति है उनके बीच जो क्षेत्रफल का बढ़ोतरी होगी है वो 56% की होगी है। एक तो आपका तरीका ये है, ये डायरेक्ट परसेंटेज चेंज का है फार्मूला आपका। बस आपको सोचना पड़ेगा कि ये एक आकृति के एरिया की बात हो रही है और एरिया निकलता है साइड मल्टीपल साइड, इसको भी बढ़ाया गया है, इसको भी बढ़ाया गया है। अगर आपने टोटल परसेंटेज चेंज निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपने इस फार्मूले से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है, आप इसको डिटेल मेथड से भी निकाल सकते हो। वो डिटेल मेथड क्या हो सकता है, वो डिटेल मेथड ये हो सकता है, आप इसकी फ्रैक्शन बढ़ा लीजिए। अगर मैं 30% को फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल ये है, इसको मैं 100 से भाग करूंगा। इसको अगर मैं 100 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 3/10। ऐसे ही इस 20% को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1/5। अब ये थी आपकी लेंथ और ये थी ब्रेड्थ। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। अब नीचे वाला बेस होता है आपका ओरिजिनल वैल्यू। मैंने ये मान लिया 1 मिनट के लिए कि जो स्क्वायर था उसकी लेंथ थी 10 यूनिट, उसकी लेंथ 10 यूनिट थी। अगर 10 यूनिट में 30% बढ़ाना है तो 10 का 30% आएगा मेरा 3। यानी कि अगर पहली भुजा लंबाई 10 सेंटीमीटर थी और उसमें 30% बढ़ाना है तो 10 का 30% 3 होता है। अब जो लंबाई है ना वो 13 यूनिट होगी। ऐसे ही चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई मैंने मान ली पहले थी 5 यूनिट, अगर अब चौड़ाई में 20% बढ़ाना है तो अगर मैं 5 का 20% निकालूंगा तो 1 आएगा। इसका मतलब 1 बढ़ाना है तो वो हो जाएगी 5 से 6। ठीक है, जो स्क्वायर था उसकी ये लंबाई चौड़ाई आ गई है। अगर यहाँ से इसका एरिया निकाल लें तो 10 गुणा 5 50, जो पहले स्क्वायर था उसका एरिया था 50। अब जो रेक्टेंगल बन गया है, क्योंकि लंबाई ज्यादा हो गई है चौड़ाई कम रह गई है, तो उसकी लंबाई ये है चौड़ाई ये है, यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा आपका 13 6 78, 78 यूनिट। पहले था एरिया 50, अब हो गया है 78। कितना एरिया बढ़ गया है आपका, एरिया बढ़ गया है आपका 28 यूनिट। आपसे पूछा था कि परसेंटेज में बताओ कितना परसेंट बढ़ा है, तो 28 यूनिट बढ़ा है। पहले कितना था 50, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 50 दूनी 100, 28 दूनी 56। आपका ये डिटेल मेथड हो सकता है, जो आपको तरीका अच्छा लगे। अगर आपको समझ आता है तो ये भी काफी है, अदरवाइज आप डिटेल से ऐसे निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपने 3 फ्रैक्शन है, इसका एचसीएफ निकालना है। कभी भी अगर फ्रैक्शंस का आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो एक ही फार्मूला है। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू का निकाल लेंगे एचसीएफ और नीचे वाली वैल्यू का निकाल लेंगे एलसीएम। अगर आपसे एलसीएम पूछ लिया जाता तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम, नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ, बस आपको याद हो जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम। अब जो बच गया है वो नीचे वाला रहेगा। अब आपने एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ ले लो और नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम। अब 5 10 25 का अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ क्या आएगा, इसके लिए आपको एचसीएफ की डेफिनेशन पता होना चाहिए। एचसीएफ की डेफिनेशन है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को भाग कर दे। ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 को 10 को और 25 को तीनों को भाग कर दे, तो वो संख्या केवल 5 ही है। सबसे बड़ी संख्या ऐसी 5 है जो 5 को भी भाग करेगी, 10 को भी और 25 को भी। ये आ गया है आपका एचसीएफ। अब आप ऑप्शन से देख सकते हो, अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो पहला और चौथा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका न्यूमरेटर 5 है। आप डिनोमिनेटर पे जाओ, नीचे वाले का निकालना है अपने एलसीएम। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या
जो 6, 18 और 36 इन सभी से भाग हो जाए। देखो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब वो बड़ी संख्या होगी और छोटी से छोटी संख्या का मतलब वो छोटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने ये बोला कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इनको भाग कर दे, एक्चुअल में वो इनसे छोटी या इनके बराबर हो सकती है, क्योंकि जो संख्या इनको भाग करेगी वो इनसे बड़ी तो नहीं हो सकती ना। तो जब हम HCF निकालते हैं तो एक्चुअल में वो संख्या छोटी होती है दी गई वैल्यू से। अब मैं बोल रहा हूं LCM, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन संख्याओं से भाग हो जाए। वैसे तो मैं बोल रहा हूं सबसे छोटी से छोटी संख्या, लेकिन वो इनसे बड़ी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये या तो अपने बराबर या अपने से बड़ी संख्या को भाग कर सकते हैं। अब 6, 18 और 36 इन तीनों से भाग हो जाए तो ऐसी संख्या है आपकी 36। 36 को आप 6 से भी भाग कर सकते हो, 18 से भी और 36 से भी। ये आपका आंसर आ गया है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 3018 प्लस में अंडर रूट 36 प्लस में अंडर रूट 169। बस इसको हल करना है। इसके बराबर x दिया हुआ था, वो मैंने शायद थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, और आपने x की वैल्यू निकालनी है। बस कुछ नहीं है, आपने इसको हल ही करना है। देखिए अगर रूट के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। अब सबसे पहले हम अंदर वाले रूट को हटाते हैं। ये है 169 के ऊपर रूट लगा हुआ है। 169 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर से रूट हटाने का तरीका ये होता है, उस नंबर का रूट करने का तरीका ये है। ये देखो ये किसका वर्ग है, किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 169 जो है वो 13 का वर्ग है, ये 13 गुणा 13 करके आया है। इसका मतलब अगर इसको रूट से बाहर निकालना है तो इस 169 का वर्गमूल करते समय सिर्फ एक 13 बचेगा, ये आपको पता होगा, क्योंकि 13 गुणा 13 का मतलब है 13 की पावर 2, और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी पावर आधी। तो इस तरीके से ये से कट जाता है और 13 आंसर आ गया आपका। ये सिर्फ आपको एक बार बताने के लिए था। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये 13 का वर्ग है, इस रूट को हटाएंगे तो 13 आ जाएगा आपका, प्लस में 36 और ये आपका अगला रूट। ठीक है, इसके ऊपर एक रूट और लगा हुआ है, लेकिन आप पहले इसको हल करेंगे। इनको अगर मैं जोड़ रहा हूं तो आ रहा है आपका 49। 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर आप इसका रूट निकालोगे तो ये 7 का वर्ग है, तो ये आ गया है आपका 7। कहने का मतलब यहां तक हल करके 7 आ गया है। तो ये है आपका 3018 प्लस 7, और ऊपर एक और रूट लगा हुआ है। 3018 में आप 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 3025। 3025 का वर्गमूल करना है। जिस भी संख्या के अंत में 5 आता है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका वर्गमूल निकालने का बड़ा तरीका आसान होता है। 25 का वर्गमूल कर दो, 25 का वर्गमूल होता है 5। 30 एक ऐसी दो संख्याओं की गुणा ढूंढो जो लगातार संख्याएं हो। 5 6 का 30, 5 गुणा में 6 30 आ गया है, तो छोटी संख्या ले लो। तो इसका वर्गमूल आ गया है 55, और यही आपका आंसर है ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गोला है, स्फेयर है एक, जिसका एरिया जो है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसकी गोले की आपने रेडियस बतानी है। ये आपके जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं, इनको हल करने का तरीका एक ही होता है, क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसको उसके फार्मूले के इक्वल कर दो। आपको एरिया दे रखा है तो गोले का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए आपने। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 4πr²। स्फेयर का एरिया निकलता है 4πr², और ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 616। बस यहाँ से आपने आर का मान निकालना है। 4 पाई का मान 22/7, और आर आपने निकालनी है आर स्क्वेयर ऐसे का ऐसे। ये है 616, 4 से इसको भाग कर दिया, ये हो जाएगा 4 एकम 4, बच गए हैं 2, 4 5 20, 4 चौके 16, 22 से काट दिया, 22 7 54। ये आ गया है आर स्क्वेयर बराबर 7 गुणा 7, 7 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, आर आ गया आपका 7। आप रेडियस ही निकालनी थी। जितने मेंसुरेशन के क्वेश्चन है ऐसे ही हल होते हैं, एक वैल्यू दे रखी है उसी का फार्मूला उसके बराबर करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका बार का है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.7 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, 0.6 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, माइनस 0.5 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ये आपने हल करना है। देखिए बार को हटाने का तरीका ये है, अगर डेसिमल के बाद बार लगी है, जितने नंबर्स पे बार लगी है उसको हटाने के लिए डिवाइड में उतने ही 9 लिखने होते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार लगी हुई है, अगर ये बार हटानी है तो इसके डिवाइड में 9 हो जाएगा क्योंकि एक ही वैल्यू है। ऐसे ही इससे अगले वाली वैल्यू का भी सेम रहेगा और इससे अगले वाली वैल्यू का भी सेम रहेगा। ठीक है, सभी एक एक डिजिट थे, उनके ऊपर बार लगी हुई थी। अगर एक ही डिजिट है, बार हटानी है तो डिवाइड में 1 9, अगर 2 डिजिट होते तो दोनों आ जाते हैं। बस इसको हल कर लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर बेस सेम है तो ऊपर वालों को ऐसे कैसे लिख दीजिए, 7 + 6 - 5। इसको हल करेंगे तो 7 और 6 13 में से 5 गए 8, ये आ गया है आपका 8/9। ऐसे कैसे भी आंसर हो सकता है आपका 8/9, ऐसे कैसे ही दिया हुआ है। दूसरा इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0.8 के ऊपर बार, तो भी ठीक होता, लेकिन ऑप्शन में यही है 8/9, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। ये जो नीचे आपको एक्सप्रेशन दे रखा है मल्टीपल में, इसको हल करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, ये बताना है। आपका वैल्यू है 281 गुणा में 15 गुणा में 16 गुणा में 18। इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई के अंकों को ही गुणा करेंगे हम। पहले किया 5 एकम 5, यहां से आ गया 5। फिर किया 5 गुणा में 6, 5 6 का 30, तो आ गया है आपका 0। अब 0 को 8 के साथ गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, इसका मतलब इसका इकाई का अंक जो है आपका वो 0 रहेगा। आपका ऑप्शन है चौथा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इकाई के अंकों को आपस में गुणा किया और लास्ट में जो वैल्यू आ गई वही हमारा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्पीड एंड डिस्टेंस का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेज अ टनल इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द टनल। देखिए वो जो रेल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बस इसमें आपकी एक ही की है, जब आप कोई भी डिस्टेंस निकालते हो ना तो साथ में आपको ट्रेन का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, देखिए ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो 700 मीटर है। ठीक है, इसने एक टनल को पार करना है, ये आपकी एक टनल है। ठीक है, ये बताया गया है कि ये ट्रेन जो है ना, इस टनल को, जिसकी स्पीड है ट्रेन की 72 किलोमीटर पर आवर, 1 मिनट में तय कर देती है। आपसे टनल की लंबाई पूछिए, ट्रेन टनल को कब पार कर देगी? क्या जब बिल्कुल इसके इस सिरे पर होगी तब पार कर देगी, या फिर ये ट्रेन चलते चलते यहां पर पहुंच जाएगी तब पार कर देगी, या फिर जब ये ट्रेन पूरी आगे निकल जाएगी और इसका लास्ट छोर यहां पर होगा तब पार करेगी ना। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आता है तो ट्रेन कोई भी जब दूरी तय करती है ना तो उसको खुद की भी दूरी तय करनी है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर लंबाई है। अब इसकी लंबाई 700 मीटर है, ये इस टनल को तब पार करेगी जब इससे पूरी बार निकल जाएगी, और पूरी बार निकलने का मतलब ये है उसने अपनी खुद की भी दूरी तय कर ली। तो जब टनल की दूरी चेक करोगे ना आप, तो उसमें ये अपनी भी दूरी तय कर देगी। इसका मतलब 1 मिनट में ट्रेन ने अपनी भी दूरी पार की और टनल की भी दूरी पार की। अब ये जो चाल है आपकी, ये है किलोमीटर पर आवर में, और आपकी जो ट्रेन की लंबाई है वो मीटर में है, और टनल की लंबाई भी मीटर में ही आएगी, और समय भी आपका मिनट में है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इस चाल को मीटर पर मिनट में बना सकते हो या मीटर पर सेकंड में बना सकते हो। उसका फार्मूला क्या होता है, ये चाल है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा, अगर आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको गुणा करना है 5/18 से। ये एक फ्रैक्शन आपने याद रखनी है। अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो तो आपको इसको गुणा करना है 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते तो इस फ्रैक्शन को उलट देते। अब इसको साथ अगर मैं गुणा कर रहा हूँ, 72 गुणा में 5/18, 18 4 72, तो ये आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे ये पता चल गया कि जो ट्रेन की स्पीड है ना, किलोमीटर में तो है 72 किलोमीटर पर आवर,
और मीटर पर सेकंड में है 20 मीटर पर सेकंड, वो 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है। और दूरी कितने समय में तय की है? 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो अगर आपने डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस का फार्मूला होता है चाल गुणा में समय। ट्रेन की चाल है 20 मीटर पर सेकंड और समय है 1 मिनट। अगर ये सेकंड में है ना तो समय भी मुझे सेकंड में लेना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां से निकल के आ गया जो कुल दूरी तय की गई है ना वो 1200 मीटर है। ट्रेन ने 1 मिनट में जो दूरी तय की है ना वो 1200 मीटर है। मैंने बताया था कि जो उसने टनल को पार किया है ना उसने अपनी भी दूरी पार की है और टनल की भी। ये 1200 मीटर में दोनों चीज है, ट्रेन की भी दूरी है और टनल की भी। ट्रेन की दूरी आपको पहले ही बता रखी है, वो 700 मीटर लंबी है। अगर मैं इसमें से 700 घटा देता हूँ तो टनल की लंबाई आ जाएगी आपकी 500 मीटर। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ आपको। टनल को पार करना है तो ट्रेन को अपनी भी दूरी पार करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो ट्रेन ने कुल दूरी पार करनी है ना वो 700 मीटर तो अपनी दूरी तय करनी है और एक टनल की लंबाई तय करनी है। मैंने मान लिया उसको L, इतनी दूरी पार करनी है उसने। क्वेश्चन में दिया हुआ था चाल और समय। चाल को हमने मीटर पर सेकंड में बना लिया, 5/18 से गुणा करके वो आ गया 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस का फार्मूला होता है दूरी गुणा, दूरी निकालनी है आपने, ये हो जाएगा चाल गुणा में समय। चाल थी 20 गुणा में समय था 1 मिनट, इसको सेकंड में बना लिया तो यहां से कुल दूरी तय हुई है 1200। हमने करनी थी 700 प्लस L, 700 इसमें से माइनस कर दिया, L जो है आपका 500 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/8 रेज टू द पावर x माइनस 4। यहां पर आपने x की वैल्यू निकालनी है। भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आप ये देख लीजिए किस छोटी से छोटी वैल्यू के रूप में आप इसको तोड़ सकते हो। 2 ये ऑलरेडी सबसे छोटी वैल्यू में है, ये 8 जो है इसको मैं तोड़ सकता हूँ। 8 जो होता है ना वो आपका 2 की पावर 3 होता है। अगर आप 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 8 को रिप्लेस करूं तो 2 की पावर 3 से कर सकता हूं। दूसरा, ये यहां पर नीचे लिखा हुआ है डिवाइड के नीचे, अगर मैं इसको बराबर से इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2x माइनस 3 गुणा में, ये भाग में था इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो मैंने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 और बाहर था x माइनस 4 बराबर 1। ये बात समझ आई आपको? ये ऐसे कैसे है, ये डिवाइड में था, मैं बराबर से इधर लेके आया 2 की तरफ तो ये गुणा में आ गया है और 8 को मैंने 7 के साथ रिप्लेस कर दिया 2 की पावर 3 से। अगर पावर के ऊपर पावर लिखा होता है तो वो आपस में गुणा हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2x माइनस 3 गुणा में 2 की पावर 3x माइनस में 12 बराबर 1। क्या किया, 3 से इस ऊपर वाले को गुणा कर दिया। अब आगे, अगर दो बेस आपके सेम हैं और आपस में गुणा हो रखे हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती है, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी जुड़ जाएंगे तो ये जाएगा 5 और 3 12 और 3 15। अब एक को हम क्या बोल सकते हैं, एक को हम बोल सकते हैं 2 की पावर 0। किसी भी वैल्यू की पावर अगर हम 0 करें तो 1 आता है। अब मुझे इसको 2 की पावर में लेके आना है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 0। अब अगर बेस सेम हो और बीच में बराबर हो तो हम पावर को बराबर कर लेते हैं। इसका मतलब 5x माइनस 15 बराबर है 0 के। ये 15 उधर गया प्लस का हो गया, 5x बराबर आ गया है 15, 5 से इसको भाग किया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। ये है आपका ऑप्शन 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, इसको इधर लेके गए 2 की पावर में तोड़ा, गुणा था पावर ऐड कर दी, इसको 2 की पावर 0 लिख दिया और दोनों को बराबर कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a स्टार b बराबर है a प्लस b प्लस में ab। इसका मतलब समझे पहले आप क्या है। इसका मतलब ये है, अगर आपको कोई वैल्यू हल करनी है और वहां पर दो वैल्यू के बीच में स्टार लगा हुआ है तो उनको इस फार्मूले से हल करना है। अब आपसे पूछा गया है कि
8 स्टार 7 माइनस 5 स्टार 6, इसका अगर हम इसको हल करें इस फार्मूले से तो क्या आंसर आएगा? मैंने अभी बताया इसका मतलब ये है अगर दो वैल्यू के बीच में स्टार होगा तो इसको इस फार्मूले से हल करना है। अब यहाँ पर ये दो वैल्यू देख रहे हो आप, इनको इस फार्मूले से हल करना है। ये है ए और ये है बी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए प्लस बी, पहले इन दोनों को जोड़ना है, 8 प्लस 7, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करना है, 8 7 56। अब ये जो स्टार था वो हल हो गया है इसमें। ऐसे ही आगे भी दो वैल्यू के बीच में स्टार लगा हुआ है, ये ए है और ये बी, इसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। एक बार इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को गुणा करना है। अब इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 और 7 15, 15 और 56 71, माइनस इसको अगर आप हल करोगे 6 और 5 11, ये हो गया आपका 41। 71 में से 41 गए 30, आपका आंसर आ गया है 30, ऑप्शन फोर्थ। बस ये इसी फार्मूले पर बेस्ड है, कुछ नहीं है, जहां पर स्टार लगा हुआ है इस तरीके से हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है। इफ 1/5 ऑफ 3/4 ऑफ 1/3 ऑफ द नंबर, कोई एक नंबर है, ऑफ द नंबर उसको मैंने मान लिया x इज 24, 20% ऑफ दैट नंबर। क्वेश्चन में ये बोला गया है 1/5 ऑफ 3/4 ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर, उसको मैंने मान लिया x इज 24, वो 24 है। तो ये जो नंबर निकल के आएगा x, इसका 20% बताना है। बस कुछ नहीं है, ऑफ का मतलब गुणा ही होती है, यहां पर मैंने लिख दिया गुणा। बस x की वैल्यू हल कर लीजिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया है, x की वैल्यू निकालनी है मैंने, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, एक ही बचा था, तो 4 5 20, 20 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 24 गुणा में 20, ये x की वैल्यू आ गई है। मैंने क्या किया, जहां पर ऑफ लिखा हुआ था उसका मतलब होता है गुणा, 3 से 3 काट दिया, ऊपर तो आ गया है x खाली, नीचे 4 पंजे 20 था, ये डिवाइड में था, उधर चला गया गुणा में हो गया। ये मेरी वैल्यू आ गई है जो मैंने निकालनी थी, लेकिन पूछा है इसका 20%, इसका 20% निकालना है, तो इसका 20% हो जाएगा ये, तो 24 गुणा में 20 गुणा में 20 और परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड में 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको अगर हम हल करेंगे 2 दूनी 4, 24 चौके 96, तो वैल्यू जो है आपकी वो 96 आ जाएगी, ऑप्शन तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8 raised to the power 10 मल्टीपल 9 raised to the power 7 एंड 7 raised to the power 8, देन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, 8 की पावर 10 है, 9 की पावर 7 है और 7 की पावर 8 है, और आपसे पूछा गया है कि इसको अगर मैं प्राइम फैक्टर के रूप में लिखूं तो इसके कितने प्राइम फैक्टर आएंगे। कहने का मतलब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। सबसे पहले आप समझे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। देखो, फैक्टर का मतलब तो गुणनखंड है, प्राइम का मतलब है अभाज्य, और अभाज्य की परिभाषा क्या होती है, वो संख्या जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है या एक से भाग होती है। अब सबसे पहले मैं 8 को देख रहा हूं, क्या 8 एक अभाज्य संख्या है? 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये 2 से भाग हो रही है, ये 4 से भाग हो रही है, तो इसको मैंने अभाज्य संख्या बनाना है। अब मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, आपको पता है 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है, तो मैंने क्या किया, 8 को रिप्लेस कर दिया 2 की पावर 3 से, और बाहर पावर 10 था, गुणा में। 9 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 9 3 से भाग होता है, तो मैं 9 को रिप्लेस करता हूं, 9 होता है 3 की पावर 2, तो मैंने 9 की जगह लिख दिया 3 की पावर 2, बाहर 7 पावर ऐसे कैसे थी। 7 जो है आपका ऑलरेडी ही एक अभाज्य संख्या है, तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे, पावर के ऊपर पावर लिखी होती है ना, तो आपस में वो गुणा हो जाते हैं, तो 10 गुणा में 3 30, तो 2 की पावर हो गई 30। ऐसे ही 3 के ऊपर भी 2 पावर, इनको आपस में गुणा कर देंगे, 3 की पावर 14 गुणा में 7 की पावर 8। इस एक्सप्रेशन के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये आएंगे, 2 30 बार आएगा, 3 14 बार आएगा,
और 7 8 बार आएगा। आपसे पूछिए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो 2 तो आएगा 30 बार, 3 आएगा 14 बार, 7 आएगा 8 बार, इतनी बार आएंगे अभाज्य गुणनखंड। इनकी संख्या बतानी है, बस इनको जोड़ दो। 14 और 8 22, 22 और 30 52। इसका मतलब जो इसके टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वो 52 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 12 15 18। वो सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 12 15 और 18 से पूरी पूरी भाग हो जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन आपको डिटेल मेथड से करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से ही कर सकते हो। पहला ऑप्शन है आपका 400, दूसरा ऑप्शन है आपका 200, तीसरा ऑप्शन है 2500, अगला है 1600। ये आपके, अच्छा ये 900 है, 200 नहीं है भाई। आपसे पूछा गया है कि वह सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर संख्या बताओ जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग होती हो। तो हम क्या करेंगे, इनसे पूरी पूरी भाग होनी चाहिए ना, इनसे ही चेक करके देख लेते हैं वो कौन सी संख्या जो तीनों से भाग हो रही है। अब आप 18 से चेक करने की बजाय अगर आपको 18 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता तो आप 18 को आगे 2 को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ लीजिए, वो हो जाएंगे आपके 9 गुना में 2। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना में 2। अगर आपने कोई संख्या चेक करनी है कि वो 18 से भाग होगी या नहीं, तो आप उसको चेक कर सकते हो। अगर वो 9 से और 2 से दोनों से भाग हो जाए तो 18 से भी भाग हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगा वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। अगर मैं इसके अंकों का योग कर रहा हूं तो आ रहा है 4 और ये 9 से भाग नहीं होगा। नीचे है 2500, अगर मैं इसके अंकों का योग कर रहा हूं तो भी 7 आ रहा है, ये भी 9 से भाग नहीं होगा। इधर है 1600, अगर मैं इसके अंकों का योग कर रहा हूं तो भी ये 7 आ रहा है, ये भी 9 से भाग नहीं होगा। सिर्फ इसके ही अंकों का योग 9 है और ये 9 से भाग हो रहा है। जब एक ही ऑप्शन बचा है ऐसा, तो यही आपका आंसर है। अगर 2 ऑप्शन बच जाते तो फिर हम आगे चेक करते। अब आपका आंसर है 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सीरीज है, उसका जोड़ बताना है। 11 की पावर 2, 12 की पावर 2, 13 की पावर 2 और ऐसे ही ये 20 तक जा रहा है, 20 की पावर 2। इस सीरीज का आपने योग करना है, सम निकालना है। देखिए हमारे पास लगातार संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फार्मूला है। हम बोलते हैं कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं और उनका सम निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। एक से शुरू होकर जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका अगर वर्गों का योग निकालना है तो उसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। लेकिन ये संख्याएं जो है मेरी वो 1 से शुरू नहीं हो रही है, 11 से शुरू हो रही हैं, लेकिन मेरे पास फार्मूला है लगातार संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से इसमें वो संख्याएं ऐड कर दी 1 तक। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि ये जो सीरीज है ये 1 से शुरू हो रही है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 20 का वर्ग, ऐसे है लगातार। अब अगर ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं मेरे पास जो 1 से शुरू हो रहे हैं, उनके वर्गों का योग निकालने का फार्मूला है ये। और यहाँ पर n का मतलब है ये कितनी संख्याएं हैं। ये 1 से लेकर 20 तक 20 संख्याएं हैं। तो अगर मैं n का मान 20 रखता हूं तो ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 और बटे में 6। ये आपकी 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आ गया है। इसको हल कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से इसको काटे 10, ये आ गया है आपका 7 एकम 7, 7 4 28, 2870 आ गया है आपका 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन आपने निकालना था 11 से आगे, तो अब मैं क्या करता हूं, अब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का निकाल लेता हूं, वो इसमें से घटा दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो फार्मूला तो हमारा यही रहेगा, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6।
लेकिन अब की बार संख्याएं कितनी है, 1 से लेकर 10 तक 10 है, तो n का मान है मेरा 10, 10 प्लस 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/6, 3 दूनी 6 है, 3 7 21, 2 से इसको काटा 5, 7 5 35 गुणा 11 385। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आ गया है मेरा 385, और 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग आ रहा है मेरे पास 2870। इसमें से ये घटा दूं तो 11 से आगे तक का आ जाएगा बस। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बच गए हैं 6, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर बच गए हैं 7, 7 में से 3 गए 4 और 2 ऐसे कैसे। तो आपका आंसर आ गया है 2485, ऑप्शन 4। समझ आ गया होगा, कुछ नहीं है, बस सीरीज का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। सबसे पहले आप को प्राइम नंबर समझे क्या होता है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर वो दो नंबर होते हैं जिनके बीच का एचसीएफ एक होता है, या फिर उनको किसी एक कॉमन संख्या से भाग नहीं किया जा सकता। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का एचसीएफ एक है, यानी कि वो सिर्फ एक से ही भाग होते हैं, उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका 7 और 49। क्या ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को भाग कर दे? वो 7 है, 7 इसको भी भाग कर रहा है, इसको भी भाग कर रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। अगला ऑप्शन है आपका 17 और 25। 17 और 25 दो एक ऐसे नंबर हैं जो किसी भी एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये दोनों आपके को प्राइम नंबर है। इससे अगला आपको चेक करके बता सकता हूं बस खाली, 8 और 52 है, ये दोनों 2 से भाग हो रहे हैं। 13 और 91 है, ये दोनों 13 से भाग हो रहे हैं। ऐसे ये दो ही नंबर हैं जो किसी भी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यही आपके को प्राइम नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश सोल्ड 2 मोटरसाइकिल्स फॉर ₹54,500 ईच। रमेश 2 मोटरसाइकिल बेचता है 54,500 की, एक 54,500 की, दूसरी भी 54,500 की। ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन 1 मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल पर उसे 8% का लाभ होता है, एंड सफर्स ए लॉस ऑफ 8% ऑन अदर मोटरसाइकिल, और दूसरी मोटरसाइकिल पर उसे 8% की हानि होती है। देन हिज नेट लॉस और प्रॉफिट इन द डील। आपको परसेंटेज में बताना है उसको टोटल लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपका विक्रय मूल्य सेम है। दोनों बाइक जो हैं वो 54,500 के हिसाब से बेची हैं, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक को बेचने में 8% का लाभ हुआ है, दूसरी को बेचने में 8% की हानि हुई है, आपसे पूछा जाता है कि पूरे सौदे पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। उसका फार्मूला है आपका माइनस जो ये परसेंटेज दे रखा है, इसको स्क्वायर करो और 100 से भाग कर दो बस। अगर प्रॉफिट की और लॉस की परसेंटेज सेम है और आपका विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, तो आपने क्या करना है, जो परसेंटेज दे रखी है उसका स्क्वायर करो, 100 से भाग कर दो। तो 8 का स्क्वायर किया और 100 से भाग कर दिया, और ये हमेशा माइनस का होगा, कहने का मतलब ये हमेशा लॉस आएगा। तो 8 8 64 और नीचे 100 के लिए 2 डेसिमल लगा दिए, इतने परसेंट लॉस हो गया है आपका। ये आपका आंसर है, ये है आपका ऑप्शन सेकंड। दूसरा, ये था इसका शॉर्ट ट्रिक। आपको परसेंटेज सेम दे रखी है और आपका जो विक्रय मूल्य है वो भी सेम है, तो आपने क्या किया, जो भी परसेंटेज दे रखा था उसका स्क्वायर किया और 100 से भाग कर दिया, और वो लॉस है। अगर ये दोनों परसेंटेज अलग हों तो आपने क्या करना है, तो आपने डिटेल मेथड से जाना है, और उसका तरीका क्या है बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप खुद करोगे उसको। इस 8% की फ्रैक्शन बना लो। इस 8% की फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन का मतलब इसको 100 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2/25। अब आपने क्या करना है, मैंने मान लिया कि पहली मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 25 था। अगर क्रय मूल्य 25 था और उसको 8% लाभ पर बेचा गया, 25 का 8% 2 है, इसका मतलब 27 यूनिट में बेच दिया। दूसरे 8% की फ्रैक्शन बनाओगे, यही बनेगी आपकी 2/25। मैंने ये मान लिया कि दूसरी मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 25 यूनिट था, अगर उसको 8% लॉस पर बेचा है, यानी कि उसका लॉस है 2 यूनिट, उसको 23 यूनिट में बेच दिया। ये है आपका क्रय मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य। ये पहली मोटरसाइकिल, ये दूसरी मोटरसाइकिल। अब क्वेश्चन में बताया गया कि दोनों मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है, इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने का तरीका, ऊपर वाले रेशियो को 23 से गुणा कर देंगे,
और नीचे वाले रेशियो को 27 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से ये आ गया है आपका टोटल विक्रय मूल्य और ये आ गया है आपका टोटल क्रय मूल्य। यहाँ से आप प्रॉफिट और लॉस निकालोगे। इसको आगे आप हल करके देख लेना, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, अगर परसेंटेज गलत हो तो आप इस तरीके से एटलीस्ट क्वेश्चन को कर लें। अगला क्वेश्चन है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 150 देन द नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन। भाई जो पॉलीगन्स के क्वेश्चन होते हैं ना, इसके 2-3 फार्मूले हैं, वो मैं सारे बता रहा हूँ आपको। इसका बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आया आप इजीली निकाल सकते हो। सबसे पहले जो आपका इंटीरियर एंगल होता है ना और जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, इन दोनों का सम जो है वो 180 होता है। कोई भी पॉलीगन है उसका अंतः कोण और बाह्य कोण, उन दोनों का जो जोड़ होता है ना, वो आपका 180 होता है। दूसरा 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल, उसकी भुजा निकालता है। ये भी आप हमेशा याद रखें। 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल, अगर 360 को आप बाह्य कोण से भाग कर दो तो उस पॉलीगन की कितनी भुजाएं हैं वो आ जाएगा। एन मतलब भुजाएं। अगर उस पॉलीगन के अंतः कोणों का योग निकालना है तो ये होता है n + 2 × 180, और n क्या है, उस पॉलीगन की जितने भी भुजाएं हैं। अब आपको क्वेश्चन में ये दे रखा था कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके जो अंतः कोण है ना, उसका माप है 150। अगर अंतः कोण का माप 150 है और आपने बाह्य कोण निकालना है, तो आपको पता है इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो इसका मतलब ये तीसरा होगा, तब इनका जोड़ 180 आया होगा। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है ना उसका, वो 30 डिग्री है। और आपने बतानी थी भुजाएं, उसकी कितनी भुजाएं हैं। दूसरा फार्मूला लगाओ। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, अगर 360 को मैं एक्सटीरियर एंगल से भाग कर देता हूं तो आपकी भुजाएं निकल के आ जाएंगी। तो 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल है 30, तो भुजा आ गई है आपकी 12। इसका आंसर है आपका तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए कैन कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क इन 25 days वेयर एज बी कैन फिनिश दैट टास्क इन 15 days। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए एक काम को 25 दिन में कर लेता है, बी इसी काम को 15 दिन में करता है। जहां पर आपको दोनों पर्सन्स का टाइम दे रखा हो, उस क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ तक इसका टोटल वर्क मान लेंगे, और टोटल वर्क क्या होना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम है 75, वो हमने मान लिया टोटल वर्क। जब हम टोटल वर्क मान लेते हैं तो उसके बाद हमने एफिशिएंसी निकालनी होती है, और एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला होता है, जो हमने टोटल वर्क माना है उसको अगर हम ए के टाइम से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, और इस टोटल वर्क को बी के टाइम से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। और हमारी एफिशिएंसी ही 1 डे वर्क होता है। अगर 75 को 25 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर एफिशिएंसी आती है 3। अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो आती है 5। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे दिया हुआ है, ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क फॉर 5 days एंड देन ए लीव्स द टास्क। हाउ मैनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। क्वेश्चन में बोला गया है दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया, बाकी बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, आपसे पूछा है। सबसे पहले अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये एक दिन में 8 काम करते हैं। मैंने बताया था एफिशिएंसी हमारा 1 डे वर्क भी होता है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। उन्होंने 5 दिन मिलकर एक साथ काम किया था भाई। अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन में 40 काम कर देंगे। अब काम कितना बचा हुआ है, अब काम बचा हुआ है 75। टोटल काम था 40 हो गया है, तो जो काम आपका बचा हुआ है ना वो 35 यूनिट बचा हुआ है। 5 दिन काम करके ए काम छोड़कर चला गया है। अब जो ये 35 यूनिट काम है ना, ये सिर्फ बी ने किया है। बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 35 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, बी का टाइम निकालना है। बी इस काम को कितने दिन में करेगा, जितना काम बचा हुआ है और बी का एक दिन का काम, तो बी इस काम को 7 दिन में कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका मीन मोड और मीडियन का क्वेश्चन है। ये जो आपका 2022 का पीआरटी का क्वेश्चन कराए थे मैंने, उसमें भी था। ये एक फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये होता है हमारा 3 मीन 3 मीडियन
इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये मीन मोड और मीडियन में एक रिलेशन होता है। अगर आप मीडियन को 3 से गुणा कर दो, बराबर होता है मीन को 2 से गुणा करके उसमें मोड जोड़ दो। अब आप क्वेश्चन को पढ़ें। इफ मीन एंड मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड 48 रिस्पेक्टिवली, देन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मोड निकालना है आपने। मीडियन और मीन की वैल्यू दे रखी है, वो पुट कर दो। मीन जो है आपका वो 60 है और मीडियन है 48। मीडियन की वैल्यू है 48, मीन की वैल्यू है 60। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, बस मोड की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। इसको इससे गुना करेंगे, 3 8 24, 4 3 4 12 और 2 14, 144 हो गया है। 60 को 2 से गुना किया 120, 120 इसमें से घटेगा तो आपका 24 आ जाएगा मोड। कुछ नहीं है, बस एक फार्मूला है, उसी पर ही बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अगर ये फार्मूला याद है आपको तो इजीली हल हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर। भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, आपने उसकी हाइट निकालनी है। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेस्ड हमेशा ही एक क्वेश्चन मैंने देखा है स्टेट में। तो इसमें मैंने आपको एक पिछली क्लास में एक रेशियो बताया था, उसको एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। इसमें एक तो होती है हमारी साइड, एक होती है हाइट। हाइट की बजाय मीडियन भी हो सकती है वो, क्योंकि मीडियन और हाइट एक ही होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। उसके बाद होता है हमारा इन सरकम रेडियस। सरकम रेडियस को मैं बड़े आर से डिनोट कर रहा हूँ। और एक होता है हमारा इन रेडियस। इन सभी का रेशियो आपको याद होना चाहिए। इसको डिटेल से मैंने पिछले पेपर में बताया भी था, अगर आप उसको देखोगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल मैं सिर्फ इनका रेशियो बता रहा हूँ, इनको याद रखो, इससे एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में आ जाता है। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो जो उसकी हाइट का रेशियो होता है वो होता है √3/2a। जो इन रेडियस होती है वो होती है a/√3, और इन रेडियस होती है a/2√3। ये 4 रेशियो आपको याद होने चाहिए। इससे एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया है। साइड देकर आपसे सरकम रेडियस पूछी जा सकती है, बाह्य त्रिज्या पूछी जा सकती है। साइड देकर आपसे इन रेडियस पूछी जा सकती है, अंत त्रिज्या पूछी जा सकती है। और साइड देकर हाइट या मीडियन पूछी जा सकती है। साइड को √3/2 के साथ गुणा करेंगे तो हाइट आ जाएगी। साइड को √3 से भाग करेंगे तो सरकम रेडियस आ जाएगी। हाइट को 2√3 से भाग करेंगे तो इन रेडियस आ जाएगी। अब आपसे पूछिए है हाइट। ये साइड जो है ना आपकी, ये 6 दे रखी है। इसको अगर √3/2 से गुणा कर देंगे तो आपकी हाइट निकल के आ जाएगी। 2 से इसको भाग कर दिया, आंसर आ गया है आपका 3√3। ये आपकी हाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये क्वेश्चन आपका वैसे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एक छोटे से फार्मूले पर बेस्ड ही होता है। आपसे पूछा गया है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म द लेटर ऑफ द वर्ड इंजीनियर। इंजीनियर के जो लेटर्स हैं उनको अगर आप रीशफल करो तो कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। और इसमें ये कोई नहीं है कि वो वर्ड्स मीनिंगफुल होने चाहिए। बस आपसे ये बोला गया है अगर इसके लेटर्स को रीशफल किया जाए तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब सबसे पहले आप एक बार इंजीनियर लिख के देख लीजिए। अब इसका फार्मूला ये होता है, इस शब्द में जितने लेटर्स हैं उतने का ही फैक्टोरियल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके 8 लेटर्स हैं। अगर आप 8 का फैक्टोरियल कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। और वो ये आंसर क्या है, इसके लेटर्स से जितने शब्द बनाए जाएंगे वो होंगे 8 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर लेटर रिपीट है तो आपने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में उतने ही फैक्टोरियल उसके डिवाइड के लिए करने पड़ेंगे। क्यों, आप ई का यहाँ पर 1 प्लेस है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। अगर ई को मैं 6 की जगह पे रखूंगा तो यहाँ पर इस वर्ड पे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है। इसका मतलब जब हम रीशफल कर रहे होंगे और ई को वहां लेके जाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वर्ड वही रहेगा जो पहले था। और हमने एटलीस्ट
लेटर को तो रिशफल करना था ना, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे अगर इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है और आपसे पूछा जाता है कि इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 8 फैक्टोरियल आंसर होगा। अगर जो शब्द रिपीट हो रहा है तो उतने ही फैक्टोरियल हम नीचे कर देंगे। ई जो है वो 1 2 3 3 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे कर देंगे 3 फैक्टोरियल। देखेंगे अगर कोई और लेटर रिपीट हो रहा है तो उसको भी लेंगे। एन जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल बस। अब आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख देते हैं और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख देते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ये है 8 को मैं घटते क्रम में तब तक गुणा में लिखूंगा जब तक 1 नहीं आएगा। इस तरीके से 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 3 को तब तक लिखना है घटते रूप में जब तक 1 नहीं आता। बस अब ऐसे इसको लिखिए। 8 को मैंने लिख दिया 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल। डिवाइड में ये ऐसे कैसे 3 फैक्टोरियल। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1। फैक्टोरियल का मतलब ये है 1 तक लिखना है। इसको मैंने 3 फैक्टोरियल पर इसलिए छोड़ दिया, इसका मतलब आगे 3 2 1 गुणा में, और नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, ये इससे कट जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का फैक्टोरियल होता है 2 गुणा 1, क्योंकि 2 के बाद 1 ही आता है। 2 से ऊपर डिवाइड कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया है 2। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 5 10, 10 छिका 60 और 8 7 56, ये आ गया है 56 गुणा में 60। इन दोनों की गुणा कर लीजिए, 6 गुणा 6 36, 3 कैरी हो गया है, 6 5 30 और 3 33। आपका आंसर आ गया है 3360, ऑप्शन पहला। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस ये आप एक छोटा सा मेथड याद रखेंगे, ये एग्जाम में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 50। एक ट्रायंगल है भाई, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। आपको पता होगा एक ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग 180 होता है, उसमें से ये बोला गया है कि एक कोण जो है ना वो 50 है। फिर आगे दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू एंगल, जो बचे हुए दो कोण है ना उनका अंतर जो है वो 30 डिग्री है। देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर एंगल, जो सबसे छोटा एंगल है वो बताना है आपने क्या है। देखिए सबसे पहले तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 50 है तो 1 मिनट के लिए मैंने इसको मान लिया x और इसको मान लिया y। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कि इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 है। अगर ये 50 घटा दूं तो ये इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस 50 जो है वो 180 है। तीनों कोणों का योग जो आपका 180 है। ये 50 अगर इसमें से घटा दूं अगर मैं, तो x प्लस वाई जो है ना आपका वो 130 आ जाएगा। पहली बात है ये, तीनों कोणों का योग 180 था, अगर ये मैंने 50 घटा दिया तो इन दोनों का योग आ गया 130। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों कोणों का अंतर जो है ना वो आपका 30 डिग्री है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है इसमें से छोटा कोण बताइए क्या होगा। देखिए दो इक्वेशन बन गई हैं, x प्लस वाई 130 है, x माइनस वाई 30 है। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से मुझे पता है x बड़ा कोण है और y छोटा कोण है, तो आपने y की वैल्यू निकालनी है। और ऐसे में अगर एक बार x प्लस वाई है, एक बार x माइनस वाई है, यहाँ पर अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है डायरेक्टली, तो उसका तरीका ये है, इनको आपस में घटाओ और 2 से भाग कर दो। इसको आपस में घटाया तो 100, 2 से भाग किया तो 50। यहाँ से मुझे पता चला इनमें से जो छोटा कोण आएगा ना वो 50 डिग्री का होगा, और उसका ऑप्शन है तीसरा। अगर ये नहीं समझ आया मैंने ये कैसे किया है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ सकते हो। आप जैसे ही जोड़ोगे तो y से तो y कट जाएगा, x और x 2x आ जाएगा, इधर 130 और 30 60 आ गया है, 160 हो गया है। 2x की वैल्यू, एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80। अगर ये 80 है तो भी आपका 50 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन एन ऑफिस 3/5 ऑफ टोटल एम्प्लॉई आर फीमेल एंड रेस्ट आर मेल। पहले इसको समझिए एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑफिस में टोटल एम्प्लॉयज का 3/5 फीमेल है। इसका मतलब ये मानेंगे हम कि अगर टोटल एम्प्लॉय 5 हैं तो उनमें से 3 जो हैं वो फीमेल हैं। अगर टोटल एम्प्लॉय 5 हैं तो उनमें से 3 जो हैं वो फीमेल है, इसका मतलब ये है। और बोला गया रेस्ट आर मेल, जो बचे हुए हैं वो आदमी हैं। टोटल 5 थे, उसमें से 3 अगर फीमेल हैं तो मेल जो है वो 2 है। इस फ्रैक्शन का मतलब है ये। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है, इफ 2/9 पार्ट ऑफ फीमेल एंड 1/4 पार्ट ऑफ मेल आर अब्सेंट,
देन व्हाट पार्ट ऑफ टोटल एम्प्लॉय आर एब्सेंट। देखो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले इसका बड़ा ही गजब का तरीका बताता हूँ आपको। इन दोनों में रिलेशन क्या है वो लिख दीजिए। मैं ये बोल सकता हूँ कि फीमेल प्लस मेल इक्वल टू टोटल एम्प्लॉय। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना ली मैंने अपनी तरफ से। फीमेल है 3, मेल है 2 और टोटल है 5। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि फीमेल जो है ना वो 2/9 एब्सेंट है, इसका 2/9 एब्सेंट है, और मेल जो है वो इसका 1/4 एब्सेंट है, 2 का 1/4 एब्सेंट है। और आपसे पूछा गया है कि टोटल का कितना एब्सेंट हुआ, तो मैंने मान लिया x। सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन का ये। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि फीमेल जो है ना वो 3/5 है टोटल एम्प्लॉय का, तो टोटल मैंने 5 मान लिया, उनमें से 3 फीमेल हैं तो 2 मेल हैं। अब इनका मैंने एक रिलेशन बना लिया कि फीमेल और मेल को अगर जोड़ूंगा तो टोटल एम्प्लॉय आएगा। फीमेल है 3, उनका टोटल का 2/9 एब्सेंट है, मेल है 2, उनका 1/4 एब्सेंट है। तो आपसे पूछा गया कि टोटल का कितना एब्सेंट होगा, वो मैंने मान लिया x। बस इसको हल कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, ये हो गया आपका 2/3, ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 1/2, बराबर आ गया है 5 गुणा में x। इसको अगर मैं हल करता हूँ तो एलसीएम तो आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीपल करके जोड़ दो, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7, 7 बराबर आ गया आपका 5 गुणा में x। ये 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये आ गया आपका ये 7/30 बराबर है x, और आपका आंसर है तीसरा। एक अच्छा तरीका इस क्वेश्चन का ये है। दूसरा ये है, आप इसका 2/9 निकालते, फिर उसके बाद इसका 1/4 निकालते, उनको जोड़ के 5 से डिवाइड करते, तो भी आपका आंसर वही आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड स्मॉल बॉल्स ऑफ रेडियस 0.6 सेंटीमीटर आर बीइंग मेड फ्रॉम इट, द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स आर। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। एक स्फीयर है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या जो है ना वो 9 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर छोटी छोटी बाल बनाई गई हैं इस तरीके से, और ये जो बाल्स हैं इनका जो रेडियस है ना वो है 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ऐसी कितनी बाल्स बनाई जा सकती हैं अगर हम इस स्पेयर को, बड़े गोले को पिघलाएं और छोटी छोटी गेंद बनाएं। सबसे पहले तो आपने एक बात ध्यान रखना है, अगर इस गोले को ही पिघलाकर छोटी बॉल बनाई गई हैं तो दोनों का आयतन बराबर होगा। बस आप दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए। गोले का आयतन कैसे निकलता है, गोले का आयतन निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब। यह आयतन निकलता है इस बड़े गोले का। इन सभी गोलियों का आयतन इसके बराबर होगा। गोली छोटी है लेकिन है तो गोले के आकार की है ना, उनका आयतन भी इसी फार्मूले से निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये निकला है एक बॉल का आयतन, और वो बहुत सारी हैं, वो नंबर ऑफ बॉल से निकालने हैं, तो मैंने मान लिया x। इन सभी बॉल्स का आयतन इस बड़ी स्फीयर के बराबर होगा। बस यहाँ से आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू है 9, 9 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे डिवाइड में। मैं इस r क्यूब को इसके नीचे ही ले आया, वो है 0.6 गुणा में 0.6 गुणा में 0.6 बराबर आ गया है x। बस आपने ये हल करना है। अब इस डेसिमल के नाम के ऊपर 0 लगा देंगे 3, इसका डेसिमल हट गया। बस अब इसको काट दीजिए, हल कीजिए। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, नीचे आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से इसको काट देंगे, 8 एकम 8, बच गए हैं 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 गुणा में 27, ये आपका आंसर आ गया है। पूरा गुणा करने की बजाय इकाई का गुणा कर लीजिए। 7 5 35, पीछे आ गया है 5, ऑप्शन में देखिए सभी में 5 है। अगला डिजिट निकालते हैं, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 10 और 14 24, 3 कैरी थे, 24 और 3 27, यहाँ पर आ गया है 7, 75। देखिए 75 भी 3 ऑप्शन है। अब आगे चेक करते हैं, अब तो पूरा ही करना पड़ेगा भाई इसको। अब आगे हो गया है 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 7 और 4 11,
दो आपके कैरी थे, 11 और 2 13, 2 एकम 2 और 1 3। आपका आंसर आ गया है 3375 और ऑप्शन है दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ का। सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 504 एंड एलसीएम इज 55 टाइम ऑफ एचसीएफ। इफ वन नंबर इज 99 देन द सेकंड नंबर। क्वेश्चन में दो तीन चीजें दी गई हैं, पहले वो समझे। पहले बोला गया है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 55 गुना है। क्वेश्चन में बोला गया है एलसीएम जो है एचसीएफ का 55 गुना है। मैंने एचसीएफ को 1 मिनट के लिए एक्स मान लिया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 55x हो जाएगा, क्योंकि इसका 55 गुना है। दूसरा बोला गया है इन दोनों का जोड़ जो है वो 504 है। ठीक, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो 55x प्लस 1x 56x हो गया भाई। 56x बराबर है 504। इसको डिवाइड कर लीजिए, पहले 4 इसको 7 से कर लीजिए। 7 8 56, 7 7 49, 7 दूनी 14, फिर 8 से काट दिया, 8 9 72। x की वैल्यू जो है मेरी वो आ गई है 9। अब x की वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गए। एचसीएफ मैंने x माना था, वो आ गया है 9। एलसीएम इसका 55 गुना था, तो ये एलसीएम और ये एचसीएफ। अब आगे बोला गया है कि जिन दो संख्याओं का ये एलसीएम एचसीएफ है उनमें से एक संख्या 99 है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो एक बहुत बेसिक फार्मूला है कि जिन दो संख्याओं का आपने एलसीएम एचसीएफ निकालना है उन दोनों का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें से पहली संख्या 99 बोली गई है भाई, दूसरी मैंने निकालनी है। एलसीएम आया है 9 गुना में 55, एचसीएफ आया है 9, तो 9 से इसको काटेंगे तो 11, 11 से इसको काटा 5, 9 पंजे 45। दूसरी संख्या जो आपकी वो 45 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ ₹2, ₹1 एंड 50 पैसा इन द रेशियो 6:7:50। आपको ये बोला गया है एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं जिनका रेशियो है 6:7:15, और वो सिक्के हैं, एक तो है 2 रुपए का सिक्का, एक है 1 रुपए का सिक्का और एक है 50 पैसे के सिक्के। इतना दिया गया है। फिर आगे बोला गया है द टोटल अमाउंट इन द बैग इज ₹1590। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि बैग में जो कुल पैसे हैं ना वो 1590 है। देन द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इन द बैग। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 3 प्रकार के सिक्के हैं, 2 रुपए का, 1 रुपए का, 50 पैसे का। उन सिक्कों की संख्या जो है वो है 6:7:15, और कुल पैसे जो हैं बैग में वो है 1590। ऐसे में हमने क्या करना है, यहाँ से कुल पैसे निकाल लेने, हमारे कितने बनते हैं, और 1590 के बराबर कर देने, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बैग इन 1 मिनट के लिए अनुपात को भूल जाइए, ये मान लीजिए 2 रुपए के सिक्के 6 हैं बैग में। अगर 2 रुपए के सिक्के 6 हैं तो कुल रुपए कितने आएंगे, यहाँ से 6 दूनी 12 रुपए आ जाएंगे। अगर आपके पास 2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो कुल पैसे कितने हुए, 6 दूनी 12। अगर 1 रुपए के 7 सिक्के हों तो 7 रुपए हो जाएंगे, 7 एकम 7। ये पैसे में है तो पहले इसको रुपए में बनाना पड़ेगा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50/100 किया, 1/2 आ गया है। आपके पास 50 पैसे के 15 सिक्के हैं तो कुल रुपए कितने होंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 15/2। इस तरीके से कुल रुपए निकल के आ गए हैं। चेक कीजिए कितने आए हैं। ये हो जाएगा 12 7 19, 19 दूनी 38। एक बार लिख देता हूँ, 19 प्लस में 15/2। इसको पूरा हल कीजिए, 19 दूनी 38, 38 और 10 48, 48 और 5 53। ये आ गया है आपका 53/2। हमारे पास कुल पैसे आए हैं 53/2, लेकिन क्वेश्चन में आए थे 1590। इस यूनिट को 1590 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 53 से पूरा पूरा भाग होगा तो 3 से कट रहा है, 53 30 आ गया है। तो 1 यूनिट का मान जो है 2 उधर जाके गुना हो गया, 60 आ गया है। ये बात समझ आई आपको? 53/2 यूनिट का मान 1590 था। 1 यूनिट का मान करेंगे तो ये उधर जाके पलट जाएगा, 53 नीचे आ जाएगा और 2 आ जाएगा ऊपर। 53 से इसको काटा 30, 2 से गुणा किया 60। 1 यूनिट का मान 60 आ गया है। अब इसके बाद आप जो रखोगे उसी का आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा गया था कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए, वो थे 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे यूनिट बढ़ेगी उधर जाके गुणा हो जाएगा, 60 गुणा में 7 420। 1 रुपए के जो सिक्के थे वो थे 420। आपका आंसर है दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, 3 year ago द रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश एज वाज 5:9। 3 साल पहले रमेश और सुरेश की जो एज का रेशियो था ना, वो था 5:9। फिर आगे दिया गया है आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद द रेशियो वुड बी 3:5। 5 साल के बाद उनका रेशियो हो जाएगा 3:5। द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश की प्रेजेंट एज निकालनी है। आपका जब भी एज का क्वेश्चन आता है उसको आपने हल करना है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। पहले जो दो रेशियो दे रखे हैं उनको ऐसे लिख लीजिए, जो उनके बीच ईयर्स का डिफरेंस है वो चेक कर लीजिए। ये है 3 साल पहले की एज, ये है 5 साल बाद की। इनमें अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो वो हो जाएगा 8 साल का। तो वो जो डिफरेंस है वो यहाँ लिख दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, आपने क्या करना है, पहले ऊपर वाले दो रेशियो को आपस में क्रॉस मल्टीपल करना है और घटाना है। ये हो जाएगा 9×3=27 -5×5=25। यहां से घट के आ गया है आपका 2 यूनिट। उसके बाद ऐसे ही जो निश्चित दो रेशियो है इनको भी आपस में क्रॉस मल्टीपल कीजिए और घटाइए। 8×5=40 -3×8=24। 40 में से 24 चले गए 16 वर्ष। जो हमारी 2 यूनिट की वैल्यू है ना वो 16 वर्ष आ गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, अगर आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 16 को 2 से भाग कर देंगे। तो आपकी ईयर से, सॉरी यूनिट में नहीं है, तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 8 ईयर। ये समझ आया आपको। पहले ऊपर वाले दो रेशियो का क्रॉस मल्टीपल किया और उनका आपस में माइनस किया, 2 यूनिट मान आ गया। नीचे डिफरेंस था 8 वर्ष, इनको क्रॉस मल्टीपल किया और आपस में घटाया तो यहाँ पर आ गया है वर्ष 16। तो 2 यूनिट का मान है 16 वर्ष, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8 वर्ष। जब 1 यूनिट का मान आ जाता है इसे पहले वाले रेशियो को गुणा करना है। अगर मैं पहले वाले रेशियो को गुणा कर रहा हूँ तो रमेश की उम्र आ गई है 8×5=40, सुरेश की आ गई है 9×8=72। और ये कब की आई है, ये आई है 3 वर्ष पहले की। आपसे पूछा गया था कि सुरेश की प्रेजेंट एज बताओ। सुरेश की एज 3 साल पहले 72 थी, तो अब कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में 75। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सबसे बेस्ट तरीके से इसके क्वेश्चन निकलते हैं। बस ये एक तरीका अगर आपको आता है, वैसे मैंने एक पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है रेशो का जिसमें इसको डिटेल से बता रखा है, वहां से आप देख सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस में 1/x जो है आपका वो 4 है। आपने निकालना है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, ये निकालना है। पहले आप क्या करो, इसका स्क्वायर करो, फिर उसके बाद दोबारा फिर स्क्वायर करो तो इसकी पावर 4 आ जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है हमारा। सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस में 2x मल्टीपल 1/x = 16। ये बात समझ आई आपको। ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 4×4=16। तो यहाँ पर x से ये x कैंसिल हो गया है, ये 2 प्लस का है उधर गया माइनस का हो गया, तो x² प्लस में 1/x² आ गया आपका 14। हमने निकालना था पावर 4, तो दोबारा फिर इसी को रिपीट करेंगे। अच्छा यहाँ पर 2 है, सॉरी, दोबारा फिर स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 1/x की पावर 4, ये हो जाएगा 196। इधर 2 आएगा वही जाके उधर माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब एक तरीका बना लिया हमने। पिछली बार तो मैंने इसको डिटेल से निकाल के बता दिया, अब की बार क्या किया, इसका 2 स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दिया, क्योंकि मुझे पता था 2 उधर जाके माइनस होना था, इसलिए इसका डायरेक्ट तरीका बन गया है। अगर x प्लस 1/x की पावर a है और आपने इसका स्क्वायर निकालना है तो आपने क्या करना है, इसका वर्ग करके 2 घटाना है। अगर इससे आगे पावर 4 पे जाना है तो x की पावर 4 निकालनी है, तो ये जो भी निकल के आएगा इसका स्क्वायर करना है और 2 घटाना है। बस यही किया है हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 15 25 40 एंड 75। आपसे ये बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15 25 40 और 75 इनसे पूरी पूरी भाग होती है। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से ही कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 9400, दूसरा है 9900, अगला है 9600 और अगला है 9800।
4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन चारों से पूरे पूरे भाग हो जाए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इनसे भाग करके ही देख लेते हैं बस डायरेक्टली। तो सबसे पहले 75 से चेक करना है। अब हम 75 से डायरेक्ट तो चेक नहीं करके देख सकते क्योंकि 75 का हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है। तो इसको दो को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ लो। अगर मैं इसको को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ रहा हूं तो वो हो जाएगा 25 गुणा 3। तो इसमें छोटा नंबर है 3, मैं 3 से चेक करता हूं क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिसके अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है वो संख्या भी 3 से भाग हो जाती है। इसके अंकों का योग 13 हो रहा है, ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। इसके अंकों का योग 17 हो रहा है, ये भी 3 से भाग नहीं होगी। लेकिन इन दोनों संख्याओं को अगर चेक करें तो 9 9 18 ये भी 3 से भाग होता है, 9 6 15 ये भी 3 से भाग होता है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 3 से भाग हो रही है। अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता तो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अब यहाँ ऑप्शन आ गया 2। अब हम आगे चलेंगे। 25 से तीनों भाग हो रही हैं क्योंकि 25 से वो संख्या भाग होती है जिसके लास्ट में 2 जीरो होती है, वो 2 जीरो इसके साथ ही हैं। और 25 से वो भी संख्या भाग होती है जिसके लास्ट के 2 अंक 25 से भाग हो जाए। तो अब हम चलेंगे आगे। 40 को भी 2 को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ो, वो होते हैं 8 पंजे 40। जब संख्या 25 से भाग हो रही है, 5 से तो होगी। अब हम चेक करते हैं 8 से। संख्या 8 से कब भाग होती है, बस वो 2 ही चेक करेंगे जो बचे हुए हैं। संख्या 8 से तब भाग होती है जब उसके लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो जाए। इसके लास्ट के 3 अंक अगर हम 8 से चेक करते हैं तो 8 एकम 8 बच गया है 1, 8 एकम 8 बच गए हैं 2, ये 8 से भाग नहीं हो रही। तो अब एक ही संख्या बच गई है जो 8 से भी भाग हो रही है और 3 से भी भाग हो रही है। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका √5x - 3 बराबर है 3√5 प्लस में 2। और आपने x की वैल्यू निकालनी है। बस ये जस्ट इक्वेशन आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ये 3 को उधर लेके जाएंगे। ये इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा √5x माइनस में 3√5। ये माइनस क्या उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5। यहाँ से √5 कॉमन आ रहा है तो √5 कॉमन ले लीजिए। √5 कॉमन लेने का मतलब ये है यहाँ तक √5 से भाग करना है। यहाँ से √5 चला गया, x बच गया। यहाँ से √5 चला गया, 3 बच गया। बराबर है आपका 5। ठीक है। और 5 का मतलब क्या होता है, 5 को आप लिख सकते हो √5 गुणा में √5। √5 गुणा √5 करोगे तो पूरा ही 5 होगा। तो इससे क्या फायदा हुआ, √5 से √5 कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया आपका x - 3 बराबर है √5। ये माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर आ गया आपका √5 प्लस में 3। और यही आपका आंसर है। ऑप्शन पहला ही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका A student scored 65% marks in an exam. If he scored 78%, 70%, 62% and 65% marks in 4 subjects out of 5 subjects, then what is the percentage of marks in the 5th subject? क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि 5 सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट ने कुछ नंबर स्कोर किए हैं। मैं लिख लेता हूँ एक बार। पहला सब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है। सबसे पहले ये बता दिया इनमें सभी में मिला के उसने जो कुल परसेंटेज मार्क्स लिए हैं वो है 65%। ठीक है। फिर ये बताया गया है कि जो पहले सब्जेक्ट में लिए हैं वो 78 है, जो दूसरे सब्जेक्ट में लिए हैं वो 70 है, जो तीसरे सब्जेक्ट में लिए हैं वो 62 हैं, जो चौथे सब्जेक्ट में लिए हैं वो 65 हैं। और आपसे पूछा गया है कि उसने 5वें सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स लिए। इसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला तो तरीका ये है, अगर इन सभी में टोटल मिला के उसने 65% मार्क्स लिए हैं, इसका मतलब ये होता है उसने इसमें भी 65% मार्क्स लिए, इसमें भी 65% लिए, इसमें भी 65% लिए, इसमें भी 65% लिए और इसमें भी 65% लिए, तब वो टोटल मिलके 65% हुआ होगा। अब अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा हो गया है। 65% से कितना ज़्यादा हो गया वो चेक कर लिया मैंने, वो हो गया है 13 ज़्यादा। अगर मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो यहाँ हो गए हैं 5% ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो -3% कम हो गए हैं। अगर मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं, 0। अब यहाँ बताना है, देखो ये टोटल जो है ना 65% तभी हो सकता है जब इनका जोड़ जो है वो 0 हो जाए। भाई मुझे चाहिए सभी में 65, 65, 65।
लेकिन 65 होने की वजह से यहाँ 13 ज़्यादा हो गया, यहाँ 5 ज़्यादा हो गया, यहाँ 3 कम हो गया। मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जो इन सभी का जोड़ 0 कर दे। इससे क्या होगा, इनके सभी के 65% मार्क्स ही बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैं कितने परसेंट मार्क्स रखूँ जिससे ये सारा 0 हो जाए। देखो यहाँ अगर मैं इसको हल करता हूँ तो ये जाएगा 13 जमा में 5 माइनस में 3। इसको मैंने हल किया तो 5 में से 3 गया 2, ये 15% एक्स्ट्रा बचा हुआ है। ये 15% प्लस का है। अगर मुझे यहाँ 0 बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, 15% माइनस चाहिए मुझे। तो 15% माइनस का मतलब ये है मुझे यहाँ 65% में से 15% मार्क्स कम लेने पड़ेंगे, और 65 में से 15 घटाएंगे मेरे 50। इसका मतलब उसने 5वें सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे। वो आपका ऑप्शन तीसरा। अगर ये आपको थोड़ा अटपटा लगा हो तो एक और तरीका क्या हो सकता है वो भी बता देता हूँ आपको। बस क्वेश्चन में ये दे रखा था आपको, ठीक है। क्वेश्चन में ये बताया आपको कि पहले सब्जेक्ट में 78% लिए, दूसरे में 70, तीसरे में 62, चौथे में 65 और लास्ट वाले में बताना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, परसेंट का मतलब है 100। इसका मतलब ये जो 78 मार्क्स लिए है ना, ये 100 में से लिए। 70% का मतलब है 100 में से 70। 62% का मतलब 100 में से 62। 65% का मतलब 100 में से 65। और इस 65 का मतलब भी यही है। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ 100 में से 78, यहाँ 100 में से 70, यहाँ 100 में से 62, यहाँ 100 में से 65, और टोटल भी 100 में से 65। कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, टोटल मार्क्स जो है मेरे वो 500 है, ठीक है। अगर मैंने ऊपर वाले को 5 से गुणा कर दिया तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। बस अब आपने डिफरेंस लेना और कुछ नहीं करना। इन सभी को जोड़कर इसमें से घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इनको मैंने जोड़ा, 8 और 2 10 और 5 15, हासिल लग गया 1। 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 12 27। ये जुड़ के आ गया आपका 275। अगर मैं इनको इधर जोड़ रहा हूं तो 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, ये आ रहा है 325। इसको आपस में घटा लीजिए बस। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गए 5। तो यहाँ से पता चल गया आपको कि उसमें 5वें सब्जेक्ट में उसने 50% मार्क्स लिए हैं। दोनों तरीके बता दिए आपको, जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स ईच इज 55 ईयर्स। द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड। इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया गया है आपसे कि 5 बच्चे हैं जिनमें 4-4 वर्ष का अंतर है, और उनकी टोटल एज जो है वो 55 है। तो बच्चे हैं 5, 1 2 3 4 और 5। इन सभी का जोड़ जो है वो है 55। और आपसे बोला गया इन सभी में जो अंतर है ना वो 5-5, सॉरी 4-4 वर्ष का है। तो इनमें बीच में देख लीजिए, बीच में कौन सा ये रहता है। एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर से, ये बीच वाला है। मैंने इसको अपनी तरफ से मान लिया कि इसकी उम्र है ए वर्ष। अगर इसकी उम्र ए वर्ष है तो इससे बड़े वाले की कितनी होगी, उसकी होगी इससे 4 साल ज्यादा। इससे बड़े वाले की क्या होगी, उससे 4 साल ज्यादा, a + 8, ठीक है। इससे छोटे वाले की क्या होगी, इससे 4 साल कम। इससे छोटे वाले की क्या होगी, इससे 4 साल कम। मैंने इस तरीके से इन सभी की एज निकाल ली, क्योंकि इनकी सभी की एज में 4-4 वर्ष का अंतर था। तो बीच वाले की ए मान ली, जो आगे बढ़ते चले गए उसमें 4-4 जोड़ दिया, जो पीछे आगे उसमें से 4-4 कम कर दिया, और इन सभी का जोड़ आपसे बताया गया है कि 55। अब अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो a + a + a + a + a 5 है। यहां पर 8 माइनस का है, यहां पर 8 प्लस का है, ये इससे कट जाएगा। यहां पर 4 माइनस का है, यहां पर 4 प्लस का है, ये कट जाएगा, बराबर है 55। तो 5 से इसको काट दिया तो a जो है वो 11 वर्ष आ गई है। इसका मतलब जो ये तीसरा था इसकी एज जो है वो 11 वर्ष है। अब आपसे पूछा गया था सबसे बड़े बच्चे की एज, सबसे बड़ा बच्चा है ये, और इसकी एज क्या थी आपकी, a प्लस में 8, a की वैल्यू है 11, 11 + 8 19। जो सबसे बड़े वाला है उसकी उम्र है 19 साल। जो सबसे छोटा पूछ ले जाता तो इसमें से 8 घटा देते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है इफ y प्लस में 1/z बराबर है 1 और x प्लस में 1/y बराबर है 1, तो आपने वैल्यू निकालनी है x y z, तीनों को गुणा कर दें तो क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपका वैल्यू पुटिंग का, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये दो इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशन में आपने एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसको सेटिस्फाई करे। अब ऐसे में हम क्या करें, सबसे पहले मैंने आई एक बढ़ाना है, यहाँ पर एक कैसे बन सकता है, मैंने वाई की वैल्यू 1/2 रख ली आधा, और जेड की वैल्यू 2 रख ली, तो क्या होगा, आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू मैंने मान ली 1/2 और z की वैल्यू मैंने मान ली 2। ये बात समझ आई आपको। मैंने y को 1/2 रखा और z को 2 रखा, इन दोनों को जोड़ा 1 आ गया है। इसका मतलब यहाँ तक आपकी y और z की जो वैल्यू पुटिंग है वो सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। अब आगे चलिए, इसमें से y की वैल्यू तो मैंने पहले ही मान ही रखी है, x की अपने आप निकल के आ जाएगी। तो x प्लस में 1/में y की वैल्यू है 1/2, 1 नीचे 2 रखेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, बराबर है 1। ये 2 उधर जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई है 1। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है आपकी -1, सॉरी -1 क्यों आई, क्योंकि ये 2 प्लस का है, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -1। अब ये जो मैंने मान रखे हैं ना, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन को भी। अब इन तीनों को गुणा कर दीजिए, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 1/2 और z की वैल्यू है 2, 2 से 2 कट गया, -1 आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12। 12 टिकटें हैं जिन पे नंबर लगाए हुए हैं 1 2 3 4 करके इस तरीके से सीरीज में। इफ वन टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उनमें से एक टिकट निकाल ली जाती है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द टिकट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3। जो टिकट निकाली गई है वो 2 और 3 का मल्टीपल होने की पॉसिबिलिटी आपने निकालनी है। सबसे पहले आपके पास 12 टिकट हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है, पहली के ऊपर 1, दूसरी के ऊपर 2, तीसरी के ऊपर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। उन सभी टिकटों पे ऐसे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले इसमें से वो नंबर ढूंढ लीजिए जो 2 और 3 के मल्टीपल है। सबसे पहले 2 के मल्टीपल, 1 2 3 4 5 और 6, 2 के मल्टीपल हैं 6। अब आपसे पूछा गया, उसमें बोला गया है 2 और 3 के मल्टीपल, या तो 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल। ऐसे लिखा हुआ है 2 और 3, इसका मतलब है, और का मतलब है या तो वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 3 का। अब 3 के मल्टीपल देखते हैं, यहाँ से शुरू किया, एक है 3 का मल्टीपल ये, ठीक है, एक है 3 का मल्टीपल ये, इसको लेने की जरूरत नहीं है, मैंने 2 में ले लिया। एक है 3 का मल्टीपल ये, इसको लेने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी ले लिया, यानी कि मैंने 2 और लिए हैं, 3 के 2 मल्टीपल लिए मैंने, बाकी उसमें आ गए हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 के जो मल्टीपल आ गए हैं वो आ गए हैं 8। अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो होते हैं आपके फेवरेबल इवेंट डिवाइड में टोटल पॉसिबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट है आपके 8 और टोटल पॉसिबल इवेंट आपके जितने हैं ये 12, ठीक है। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 से कट जाए, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो इसकी पॉसिबिलिटी आ गई आपकी 2/3। आपका आंसर है दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट्स इज 65। ये बताया गया है कि 13 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो 65 है। फिर आपसे आगे बोला गया है इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 रिजल्ट्स इज 65। पहले 7 फर्स्ट 7 जो रिजल्ट हैं उनका एवरेज है आपका 62। द एवरेज ऑफ लास्ट 7, जो आपके लास्ट 7 रिजल्ट हैं उनका एवरेज दे रखा है आपसे 67। आपने 7th रिजल्ट बताना है। तो ये क्वेश्चन भी पॉपुलर क्वेश्चन है एवरेज का। टोटल रिजल्ट्स हैं आपके 13, मैं एक बार लिख देता हूँ, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इन 13 रिजल्ट्स का एवरेज जो है ना वो 65 है। अब फर्स्ट 7 रिजल्ट, पहले 7 रिजल्ट, इनका एवरेज दे रखा है आपको 62, ठीक है। और लास्ट 7, पिछले 7, इनका एवरेज दे रखा है आपको 67। अब आपने नोट किया हो तो ये बीच वाला जो रिजल्ट है ना वो इधर वाले में भी काउंट हो गया है और इधर वाले में भी काउंट हो गया है, और यही पूछा है आपसे कि 7th रिजल्ट क्या होगा। इसके निकालने की शॉर्ट ट्रिक ये होती है, अगर इन सभी का एवरेज 65 है इट मीन्स ये सारे 65 हैं, ये मान के चले आप, इनका एवरेज तभी 65 आया होगा। लेकिन इनका एवरेज तो 62 है, इट मीन्स ये सारे तो 62 हैं, होने चाहिए थे सारे 65, लेकिन ये 3 कम है। ये सारे 65 होने चाहिए थे क्योंकि इनकी एवरेज 65 है, लेकिन इन 7 की एवरेज 62 है, इसका मतलब ये 7 जो है सारे 62 है, तो ये सारे 3 कम है, और कितने हैं ये 7 हैं। इसका मतलब इस तरीके से हमारा एवरेज जो है वो 21 कम हो गया। अब हम आगे चले, इन पिछले 7 का एवरेज वैसे तो 65 होना चाहिए था, लेकिन ये सभी है 67, ये 2 ज्यादा है, और कितने हैं ये 7, यहां से 14 ज्यादा हो गया। इस तरीके से तो एवरेज हमारा 21 कम हो गया, और इस तरीके से हमारा एवरेज जो है वो 14 ज्यादा हो गया। इसको हल कीजिए, इनको आपस में जोड़िए, 21 प्लस में 14, अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं तो ये आ रहा है -7। इसका मतलब इस तरीके से एवरेज को बांटने में 62 और 67 बांटने में एवरेज हमारा 7 कम हो गया, तो वो जो नंबर है ना वो इस एवरेज से 7 कम है। तो आपका आंसर आ गया है 58, ठीक है। दूसरा इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ये अजीब लगा है तो आप सिंपल बेसिक तरीके से निकाल सकते हो। अगर 13 नंबर का एवरेज 65 है और उनका सम निकालना है तो 13 से गुना कर दीजिए। इसका सम आ गया है 13 5 65, 13 6 78, 78 और 6 84। 13 के 13 रिजल्ट्स का योग निकाल लिया मैंने, वो आ गया है 845। अब पहले 7 का एवरेज है 62, अगर इनका योग निकालू मैं तो 7 से इसको गुणा करना पड़ेगा, 7 दूनी 14, 6 7 42 और 1 43। पहले 7 का जो योग है वो आ गया है 434। पिछले 7 का एवरेज 67 है, इसका योग निकालना है तो इसको भी 7 से गुणा कर दीजिए, 7 7 49, 6 7 42 और 4 46। कुल 13 का योग तो है 845, पहले 7 और आखिरी 7 का योग है ये दोनों, इन दोनों को जोड़ लीजिए। इनको जोड़ा मैंने, 4 9 13, 6 और 3 9 और एक हासिल था 10, 4 और 4 8 और 1 9। भाई पूरे 13 रिजल्ट का योग था 845, लेकिन उनको जोड़ा तो आया 903। अब ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने अभी बताया था कि बीच वाला 2 बार जुड़ गया है, तो इसमें से ये घटा दीजिए, वो बीच वाला आ जाएगा 903 माइनस 845। 13 में से 5 गए 8, यहाँ पर बच गया है आपका 9, 9 में से 4 गए 5, ऐसे भी आपका 58 आएगा, जो तरीका आपको ठीक लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज ए, रेडियस इज आर एंड सर्कमफ्रेंस इज सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस को तो माना गया है आर, और एरिया को माना गया है ए, और सर्कमफ्रेंस जिसको हम हिंदी में परिधि बोलते हैं, परिधि को माना गया है सी। तो इनके बीच का एक रिलेशन बताना है, तो आपने क्या करना है, एरिया जो निकलता है वो निकलता है आपका पाई आर स्क्वायर बराबर है 1, ठीक है। इधर परिधि आपकी निकलती है 2 पाई आर बराबर है सी, ठीक है। ये इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन है 2, इनको आपस में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो आ गया है पाई आर स्क्वायर, इसके डिवाइड में कर दिया 2 पाई आर, इसके डिवाइड में ये, उधर राइट साइड में ऐसे करना पड़ेगा, ए डिवाइड में सी। ये बात समझ आ गई आपको, इसके डिवाइड में ये रख दिया, इसके डिवाइड में ये। अब पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर था 1 आर, ऊपर थे 2, तो इस 1 आर से ऊपर वाला 1 आर कट गया है, यहाँ आ गया है आर बटे 2, और इधर आ गया है ए बटा सी। अब इसकी क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ, ये आ गया आपका आर सी बराबर 2 ए।
आप देखोगे तो आपका पहला ऑप्शन मैच हो गया, इसका आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने पूरी डिटेल से और बेस्ट मेथड से कराने की कोशिश की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों।